अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस NCERT के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ द इंस्टाग्राम लिंक। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और 7 साइंस NCERT के चैप्टर्स को भी देखना, तो उसके लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 8 साइंस NCERT है, तो बहुत बेसिक लेवल पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का पुश और पुल, हम उसे फोर्स कहते हैं। आपने किसी को धक्का दिया या किसी चीज़ को अपनी तरफ पकड़ के अगर आप खींच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर मोशन आपने इम्पार्ट किया, मतलब उसको मोशन में ले आए या आप वो मोशन में था उसको रोक दिया, तो क्या किया आपने? तो आपने फोर्स अप्लाई किया। या आपने नहीं किया, तो अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में आ गया या रुक जाता है, तो क्या हो गया है? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। राइट। तो फोर्स जो है वो किस तरीके से होता है, कैसे आता है फोर्स, मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है फोर्स? तो फोर्स जो होगा हमेशा इंटरैक्शन होगा कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन ज़रूर होगा, तब क्या होगा? फोर्स जनरेट होता है। ठीक है। तो अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है? ये जो पर्सन है ये धक्का लगा रहा है गाड़ी को। तो क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है, तो ये फोर्स है। ठीक है। बहुत ही बेसिक सी है। फोर्स क्या है? कोई भी किसी भी तरीके का आपने मोशन में चेंज कर दिया। इसमें क्या हो रहा है? दो लड़कियां जो हैं एक दूसरे को पुश कर रही हैं। इसमें क्या हो रहा है? दो लड़कियां एक दूसरे को पुल कर रही हैं, मतलब खींच रही है, इसमें पुश कर रही है। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है फोर्स एप्लीकेशन के। पुल, पुश, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल है। अब आप इस वाले डायग्राम में देखिए, जो फोर्स होती है उसकी दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें आप फोर्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। मैग्नीट्यूड मतलब कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आपने एक फोर्स इस हाथ से लगाया, दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में इस हाथ से लगा दिया, तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, कोई उसका रिजल्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अगर आपने एक इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा? दोनों एड अप हो जाएंगे फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब फोर्स को अप्लाई करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड वन अनदर, अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं दो तरीके की, तो वो एक दूसरे को एड अप कर देती हैं। इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? नेट फोर्स जो होगी एक्टिंग ऑन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। जो नेट में डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, एक ब्लॉक को ये धकेल रहे हैं, दो लोग डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, A और B। तो AB इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है। B भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 12 हो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है इस डायरेक्शन में? कितनी हो गई? 22। तो रिजल्टेंट फोर्स ये हो गई। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो एड अप हो जाएगी। In general, more than one forces may be acting on an object at a given point of time. However, a force acting on the object is always the mean net force acting on it. हमेशा उसके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उसका हमेशा नेट जो है वो निकाला जाएगा, वही फोर्स होगी जो उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में A इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, B इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए A जो है उसका फोर्स है 10, B है उसका फोर्स 12, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में 2। मतलब इसका ये जो ब्लॉक है इसको धकेला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कम फोर्स है। इस तरफ से 10 फोर्स लग रही है, इस तरफ से 12 लग रही है, तो जो डायरेक्शन में धकेलेगा इस तरफ। मान लीजिए दोनों की तरफ से 10-10 फोर्स लग रही है, तो क्या होगा? नो मूवमेंट,
हमेशा वहीं पे खड़ा होगा। नेट फोर्स क्या लगेगी, दोनों होके जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, फोर्स जीरो है, ठीक है, रिजल्टेंट है क्योंकि फोर्स में। अब क्या है, अब आप इसमें देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यस, वी वेरी वेल नो दैट फोर्स से क्या हो रहा है, मोशन चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। हो सकता है कोई चीज़ स्टैटिक पड़ी हो, शांत पड़ी हो, उसके अंदर मोशन शुरू हो सकता है। कोई मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वो स्टैटिक पोर्शन में भी आ सकता है। तो जो चेंज होता है इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या है, चेंज इन द स्पीड, उसकी स्पीड में चेंज हो गया, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो गया, या दोनों हो गया। तो इसका मतलब क्या है, चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये धीरे धीरे जा रहा था, आपने इसको बहुत तेजी तेजी से धकेलना शुरू कर दिया तो ये तेजी से जाएगा, तो उसकी डायरेक्ट वो चेंज होगी स्पीड। डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, हो सकता है आपने फोर्स इधर से अप्लाई कर दी तो उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। ओके, तो जब फोर्स होती है, जब एक्ट करती है, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट में ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। वो उसकी शेप तक को भी चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन को तो चेंज करेगी ही, अगर स्टैटिक से मोशन में ला सकती है, मोशन से स्टैटिक में ला सकती है, स्पीड बढ़ा सकती है, डायरेक्शन बढ़ा सकती है, साथ में उसका शेप भी चेंज कर सकती है। तो जैसे कि इसमें डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, टायर को अगर फास्ट आपको मूव करना है तो आपको उसको ज़्यादा रिपीटेडली पुश करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जो मैग्नेट है कैन एक्सर्ट फोर्स विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। देखिए इसमें तो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है दो चीज़ों का। मैग्नेट के केस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स जो होती है, इसी बेसिस पे हम फोर्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्टैक्ट वाली फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है तो भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। तो फोर्स से अब हम बात करते हैं, फोर्स से क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन फोर्स डू। तो अब पहले, सबसे पहले, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में दो तरीके की चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर क्या होता है, अब हम पहले ये समझ लेते हैं। तो वेक्टर जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर दोनों चीज़ें आर एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिन क्वांटिटीज़ को हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी जिसमें लेते हैं, फैक्टर डायरेक्शन भी ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो ले ही रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो होगा ही कि भाई कितने अमाउंट की फोर्स लग रही है, बट उसकी डायरेक्शन को भी हम कंसिडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्हाट, वेक्टर। एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं। तो वेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट कंपोनेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब एक्चुअल में उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या आएगा। When multiple forces act on a body, they can be resolved in one component known as the net force acting on the object. अब आप इसी में देख सकते हैं, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स F2 भी इस तरफ लग रही है, मतलब इस तरफ कितनी लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है फोर्स, है ना। इस तरफ कितनी लग रही है, 7 न्यूटन, ठीक है, F3। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ 3 न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसके अंदर रिजल्टेंट होता है। तो वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स आर आल्सो यूजफुल व्हेन फोर्सेस एक्ट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। फाइन, ओके। फिजिक्स का चैप्टर है लेकिन बहुत बेसिक है, तो बेसिक इस चैप्टर में हम इतनी ही बात करेंगे। हाई फाई बेसिक्स के बारे में हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि वो हायर क्लासेस का काम है, हम 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशंस क्या होती हैं फोर्स की, तो फोर्स जो है इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट और इन मोशन। हम ये जानते हैं जो भी चेंज कर रहा है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको हम फोर्स कह रहे हैं। ये क्या और चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, उसकी वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है, उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। जो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स वेलोसिटी, द स्पीड विद अ डायरेक्शन, दस इनर्शिया कुड बी redefined as follows। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। इनर्शिया मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे स्टैटिक पड़ा हुआ है, तो इनर्शिया का मतलब क्या है कि वो अपनी वेलोसिटी में जो चेंज होना चाहता है उसको रेजिस्ट कर रहा है। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड जिसको डायरेक्शन के साथ हम बोलते हैं। स्पीड, वेलोसिटी हमने भी पढ़ा था, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस होता है कि स्पीड जब डायरेक्शन के साथ होती है तब उसको वेलोसिटी कहते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जो ऑब्जेक्ट होता है एट रेस्ट हैज़ जीरो वेलोसिटी, जब वो नहीं चल रहा
तो उसके पास वेलोसिटी है, लेकिन वो क्या है वेलोसिटी उस टाइम पे, उसकी वेलोसिटी है 0। ओके ओके, एंड इन एब्सेंस ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स विल रिमेन विद 0 वेलोसिटी एंड इट विल नॉट चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब कि वो शांति से पड़ा हुआ है उसी जगह पर, तो जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगा। और फोर्स भी कौन सी, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स अप्लाई कर दी, मान लो आपने यहाँ से भी 5 कर दी, यहाँ से भी 5 कर दी, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो फिर से ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, तो उसमें हमें अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाना पड़ता है। फाइन। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इन मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट विल इन एब्सेंस ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स रिमेन इन मोशन, ये उसी में रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये इतना ही बता रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर से 2 फोर्स लगा दी, इधर से 2 फोर्स लगा दी, तो क्या होगा, 0, कुछ नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट जो होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस जो होती है उसके अंदर होती है, तो रेजिस्ट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उस अपनी जो स्टेट है वेलोसिटी जो है उसकी, उसको चेंज करने से रेजिस्ट करता है। फाइन। फिर हमने बताया था कि हमने फोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें कि कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। ओके, जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डे टू डे बेसिस पे आप देखते हैं, लिफ्टिंग, पुलिंग, किकिंग, पुशिंग, इन सब में क्या है, कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होता है, तो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द अदर हैंड ये क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है, पुश कर रहे हैं, देखो हम पुल कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो इन सब में क्या है, इन सब के अंदर टच और कांटेक्ट अप्लाई किया जा रहा है, तो इनको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसके अंदर मस्कुलर फोर्स आती है, फ्रिक्शनल फोर्स आती है, कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। फिर दूसरी बात करते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये देखिए, जब आप अपने बालों को कॉम्ब करते हैं जिसमें तेल नहीं लगा हुआ है बालों में, तो फिर अगर आप उसी कॉम्ब से आप छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल या कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो वो क्या होंगे, चार्ज हो चुकी है कॉम्ब, वो पिक कर लेगा उसको, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है, इनमें कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, दूर दूर रहेंगी चीज़ें तो भी फोर्स अप्लाई हो रही है। ओके, तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट बॉडी एक्सपीरियंस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब वो किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो मास है उसके वजह से है, अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो उसका मास है, वो जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स और एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। देखिए, जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो जितने भी बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो सबके अंदर भी अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है रिजल्टेंट में ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से खींच रही है हमारे को, तो इसलिए हम उसकी तरफ खींचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम ऊपर जाएंगे तो अर्थ हमारी तरफ खींचेगी, नहीं, रिजल्टेंट में क्या होगा, दोनों का बैलेंस आउट हो जाएगा, ये अर्थ है और ये हम है। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि हमारा वेट इतना सा, अर्थ इतनी बड़ी है, तो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगी, अर्थ की तरफ लगेगी। तो हर एक जो सेलेस्टियल बॉडी है, अंतरिक्ष का कोई भी पिंड है, आई मीन सन है, मून है, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, बट जिसकी ज़्यादा है उसी की तरफ रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। फाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है फिर, जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय चार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी है, कोई भी हो सकती है, कॉम हो सकता है, कोई स्टिक हो सकती है, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो एक्सपीरियंस करती है फ्रॉम अनदर चार्ज बॉडी इन द सेम विसिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। मान लीजिए 2 चार्ज बॉडी हैं, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्ज होंगे वो ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ऑल पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, बिटवीन 2 न्यूट्रॉन्स, बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, बिटवीन 2
बिटवीन अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप समझते हो क्या? देखिए, ये अगर एटम का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ तो उसके अंदर जो होते हैं क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके बाहर क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं क्या? न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स इन ऑल केसेस। अट्रैक्टिव फोर्स है ये। It is the force that keeps the nucleus intact by overcoming the enormous repulsive forces between positive protons. देखिए, जब हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, अभी आगे चलेंगे, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से बनता है कि ये इसकी जो ओवरऑल फोर्स होती है ना, वो अट्रैक्शन ही होती है इनके बीच में। ओके, इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है। तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ये आप समझ गए कि अलग अलग तरीके की फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, ये आप तक समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। ओके, थर्स्ट की एंड प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर मान लीजिए ये एरिया है तो इतना, मान लीजिए पर यूनिट इसका हमने ले लिया, मान लीजिए मीटर स्क्वायर ले लिया, आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, तो उसके पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट पास्कल। प्रेशर किस में मेजर कर रहे हैं हम? पास्कल में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ लार्जर एरिया। ऑब्वियसली एक फोर्स है, आपने ऊपर से वेट डाल दिया, अगर आपने उसको इतने बड़े एरिया के ऊपर रखा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। आपने उसी को एक ऐसा बना दिया, ऐसा पॉइंटेड, तो यहाँ पे क्या है? प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पिन पॉइंट कर दिया, क्योंकि आपने एरिया रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो? पोर्टर्स प्लेस राउंड क्लॉथ ओवर देयर हेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब आप सर के ऊपर कोई चीज़ लेके जाते हैं, मटका रखा होता है, तो सर के ऊपर जब मटका रखा जाता है या कोई भी और सामान, भारी सामान, कुली जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपने सर के ऊपर एक कपड़ा रख लेते हैं। वो कपड़ा क्या कर रहा है? वो कपड़ा सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा है। सर तो हमारा ऐसे गोल है ना, अगर इसके ऊपर कुछ सामान रखेंगे तो इतने से एरिया को टच करेगा, फोर्स जो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी के ऊपर आप कपड़ा रख दोगे तो वो इतने सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फोर्स, तो उसकी वजह से सर के अंदर दुखेगा नहीं। मान लीजिए सर के ऊपर ऐसे कील लगा के उस पर कुछ रखो, तो इतने से एरिया के ऊपर पॉइंट हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। उसको रिड्यूस करने से क्या होगा? फोर्स, वो प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना आप एरिया को बढ़ा देंगे उतना प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। शार्प नाइफ कट्स बेटर एंड मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर स्मॉल एरिया, है ना? अगर जितना पतला थिन नाइफ होगा वो आसानी से कट कर देगा, क्योंकि जितनी हम फोर्स लगाएंगे अपने हाथ से, वो पिन पॉइंट होके उतने ही पतले से एरिया में आ रही है। ज़्यादा उसको बड़ा कर देंगे, अगर आप ऐसे किसी को दबा के तोड़ना चाहते हैं, फोर्स उतनी ही लगा रहे हैं आप, तो वो नहीं टूटेगा। आप उतनी फोर्स से, वही आपका हाथ है, नाइफ यूज़ कर लो। नाइफ क्या कर रहा है? उसको एकदम थिन लाइन होगी, तो थिन लाइन क्या करेगी? एरिया कम कर दिया, तो प्रेशर को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देगी, तो वो इजीली कट जाती हैं चीज़ें। ये आप देखिए, शार्प नाइफ, डल नाइफ। शार्प नाइफ का इतना ये होगा, पॉइंटेड होगा। डल नाइफ का क्या है? ऐसे ब्लंट हो जाएगा। तो डल नाइफ में क्या होगा? सेम फोर्स लगाओगे, कटेगा नहीं जल्दी से, इसमें कटेगा नहीं, इसमें आसानी से कट जाएगा। या फिर क्या करना पड़ेगा? इसको काटने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं, आपको समझ में आता है। तो अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, मतलब लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विड्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, यस डाल रहे हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, गैस या लिक्विड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। आपने एक कंटेनर ले लिया है ना, कोई भी बाल्टी है, कोई भी ड्रम है, उसके अंदर आपने फ्लूइड डाल दिया, तो वो सभी डायरेक्शन जो चारों तरफ वॉल्स हैं उसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। ओके, फिर हम इसी का एक अप्लाइड पार्ट पढ़ रहे हैं, अपथ्रस्ट। मतलब क्या है? जब कोई बोट चलती है, तो जब बोट चलती है तो आप देखिए, आपने देखा होगा बोट कैसे चलती है। बोट चलती है पानी के ऊपर, आप उसको फ्लोट करा रहे हैं, इतना हैवी है। तो जब ये पानी, जितना पानी है, ये बॉडी जो वेट है उसकी, जो बोट का जो वेट है, जैसे ही वो दबाएगी तो वो उतने पानी को डिस्प्लेस करेगी, और ये जो पानी है वो क्या करेगा? उसको धक्का देगा। ये इधर से धक्का दे रही है और पानी इधर से धक्का दे रहा है, तो इसको बोलेंगे अपथ्रस्ट ऑफ वाटर।
ये जो ऑपोजिट जो लगा रही है ना, ये इसका बैलेंस आउट होता है, तो ये बायोंड फोर्स जो उसको अप्लाई करती है, इसकी वजह से जो वो फ्लोट करता है। जो अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोंसी फोर्स। मतलब इसने जितना वेट लगाया, नीचे से पानी ने भी अपना उसको बैक वेट लगाया, तो उसकी वजह से उसने फ्लोट करना शुरू कर दिया। इसीलिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, वो डूब जाएगा पानी में। जब उसका आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, तो जितना वो धकेलेगा नीचे, नीचे से और उसको पानी भी उतना ही धकेल देता है, तो उसकी वजह से ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गैसियस प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको एयर दिखाई दे रही है, जो महसूस हो रही है आपको, वो जो है वो हमारे ऊपर कुछ प्रेशर लगा रही है। सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। तो वो जो है वो प्रेशर जो लगा रही है, मान लो आप एक कंटेनर के अंदर भी एयर डालते हो तो वो एयर भी प्रेशर लगा रही है। सिमिलरली ये एयर जो चारों तरफ है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आप ये डायग्राम देखिए, अर्थ है, इसकी ग्रेविटी की वजह से सारे गैसेस जो हैं इसके पास रुके हुए हैं, इसने होल्ड करके रखा है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सेवरल किलोमीटर अबव सी लेवल है, और जो उसका वेट है एयर का, वो ही प्रेशर लगा रहा है। तो जो भी चीज़ हमारे इसके बीच में पड़ी रहेगी उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। लेकिन जो हमारी बॉडी है, इन आवर बट प्रेशर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी तो फ्लूइड्स हैं, वो भी तो उसको बैलेंस कर रहे हैं। जितना एयर हमारे ऊपर एक्सर्ट करती है प्रेशर, हमारी बॉडी के फ्लूइड, हमारी खुद की बॉडी जो है उसको अपोज करती है, तो वो दोनों बैलेंस आउट होता है। तो इसलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता है ना, उतना प्रेशर हमें नहीं फील होता। लेकिन अगर आप यही प्रेशर के साथ, यही प्रेशर मतलब अगर आप स्पेस में जाएंगे तो आपको ज़रूर फील होगा, जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे वो ज़रूर आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। बहुत ही बेसिक चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था। इसमें एक दो बातें थी समझने के लिए जो हमने डिस्कस कर ली हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।